हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वह है पवन के कार्य एवं वातज स्थलाकृति, यानी कि द वर्क ऑफ वाइन एंड एओलाइन लैंडफॉर्म्स। तो आज हम पवन क्या है और पवन किस प्रकार के कार्य करती है और उसके द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित की जाती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पवन की परिभाषा क्या है। वायु की जो एक ऐसी राशि जो क्षैतिज रूप में बहती है, तो सामान्यतः उसको पवन कहते हैं, लेकिन हम अच्छे से इसको परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं। जैसे बताया, भूपृष्ठ पर क्षैतिज दिशा में बहती हुई वायु की राशि को पवन कहा जाता है। यानी कि जब वायु जो है हमारी वो भूपृष्ठ पर क्षैतिज रूप में बहती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो उसको हम पवन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अनाच्छादन के साधन के रूप में पवन का कार्य केवल सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में सीमित रहता है। विश्व का लगभग 30% भाग मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय माना जाता है। जो पवन का कार्य क्षेत्र है, प्रमुख रूप से वह मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से वह मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र वाला ही है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण मिट्टी के जो कण होते हैं वो आपस में बंधे नहीं होते, तो इसकी वजह से, यानी कि उनके ढीले होने की वजह से अपना मिट्टी को पवन वहाँ से आसानी से उड़ा ली जाती है और ना ही वहाँ पे ज़्यादा वनस्पति का आवरण पाया जाता, जिसकी वजह से आसानी से मिट्टी का अपर्दन होता रहता है पवन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पवन के अपर्दन और निक्षेपण से बनी स्थलाकृति को वातज स्थलाकृति या एओलाइन टोपोग्राफी कहा जाता है। ये एक पर्टिकुलर अपना टर्म है कि जो पवन से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, अपर्दन से बनती है और कुछ निक्षेपण से बनती है, तो उनको एक अपना पर्टिकुलर शब्द यूज किया गया है अपना, जिनको वातज स्थलाकृति या एओलाइन टोपोग्राफी कहा जाता है। और पवन स्थलाकृतियाँ कब बनाती है? पवन स्थलाकृतियाँ अपर्दन करने के बाद उस मटेरियल का अपना परिवहन करती है, और जहाँ पवन की स्पीड कम हो जाती है, उसका वेग कम हो जाता है, और या कोई बैरियर आ जाता है रास्ते में, जिसकी वजह से पवन उस सारी सामग्री को वहाँ पे बिछाना स्टार्ट कर देती है, उसका निक्षेपण कर देती है। तो इस प्रकार रास्ते में या पवन के कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से पवन अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और नोट करने वाली बात ये कि पवन की ना तो दिशा ही निश्चित होती और ना ही उसकी स्पीड निश्चित होती। तो जो पवन का अपना अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य है, वो अन्य भौगोलिक प्रक्रमों के से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ना तो इसमें स्पीड है जो वो निश्चित होती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, और ना ही कोई डायरेक्शन है उसकी, वो भी निश्चित नहीं कि एक ही डायरेक्शन में बहती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका कार्य अन्य प्रक्रमों की बजाय थोड़ा भिन्न है। आगे देखिए, वर्ल्ड डेजर्ट मैप। पवन का कार्य, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि पवन का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से अपना विश्व के जो डेजर्ट है उनके अंदर ही है। तो ये विश्व के डेजर्ट का मैप है, यानी कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों का। तो इसमें हम देख सकते हैं विश्व के सभी प्रमुख मरुस्थलों को या अपना डेजर्ट एरिया को दिखाया गया है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो 1 नंबर पे दिखा रखा हुआ ग्रेट बेसिन डेजर्ट, जो कि नॉर्दर्न अमेरिका के एरिया में शो किया गया है। दूसरा है पेरुवियन डेजर्ट, यानी कि पेरू के अंदर दक्षिण अमेरिका में। और तीसरा दिखा रखा है आटाकामा डेजर्ट, जो कि अपना दक्षिण अमेरिका के अंदर ही है। और नंबर 4 पे है पेंटागोनिया डेजर्ट, ये भी दक्षिण अमेरिका के अंदर ही दिखा रखा है।
और नंबर 5 पे है सहारा डेजर्ट, जो कि विश्व का बहुत बड़ा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, जो कि इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है और अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा अपना विश्व का मरुस्थल है, जो कि पूरी ऊपरी अफ्रीका में फैला हुआ है। और नंबर 6 पे है अरेबियन डेजर्ट, जो अरेबियन कंट्रीज में है। नंबर 7 पे दिखा रखा है टर्की के अंदर डेजर्ट का एरिया, या तुर्की है ऐसा, इसमें वर्ड बहुत छोटे हैं तो अच्छे से क्लियर से नहीं दिख रहा। नेक्स्ट जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय थार मरुस्थल, यानी कि भारतीय जो मरुस्थल है वो नंबर 8 पे शो कर रखे है, आप देख सकते हैं डायग्राम में या अपना मैप के अंदर। नंबर 9 पे है गोबी डेजर्ट, जो एशिया के अंदर है। और अपना नंबर 10 पे है कालाहारी व नामीबिया डेजर्ट, ये जो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल नीचे देखा है। और इधर ये ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा डेजर्ट है। तो इस प्रकार ये लगभग 30% एरिया है जो विश्व का एरिड एंड सेमी एरिड, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क है। और यही क्षेत्र है जहाँ पे पवन अपना कार्य कर रही है या करती है। और इन्हीं क्षेत्रों में पवन अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करके विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म देती है। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा कम होती है और अपना यहाँ पे मिट्टी के जो कण हैं वो अपना अच्छे से बंधे नहीं होते, ढीले होते हैं, जिसकी वजह से पवन इनका अपर्दन और परिवहन आसानी से कर ली जाती है। तो ये है अपना वर्ल्ड का डेजर्ट मैप, जो विश्व के प्रमुख डेजर्ट दिखा रखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेजर्ट, कि मरुस्थल है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। सामान्य तौर पे देखिए टाइप्स ऑफ डेजर्ट, मरुस्थलों के प्रकार। सबसे पहला जो बताया है वो हमादा प्रकार का हमादा डेजर्ट, यानी कि चट्टानी प्रकार का मरुस्थल होता है यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्या होता है, पथरीला होता है, चट्टानों से भरा होता है, या रॉकी टाइप कह सकते हैं। तो इस प्रकार के मरुस्थल जो है वहाँ पे मिट्टी तो पाई जाती है लेकिन नाम मात्र की ही पाई जाती है। और ये इस प्रकार के जो डेजर्ट है वो सहारा की लीबिया क्षेत्र में देखे गए हैं, पाए जाते हैं, और वहाँ पे इनको हमादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा जो बताया है टाइप या प्रकार वो है रैग डेजर्ट, यानी कि ये भी पथरीला ही है लेकिन पहले वाले के मुकाबले थोड़ा कम होता है, और इसमें थोड़ी मिट्टी की मात्रा हो सकता है ज़्यादा हो। और ये जो है मुख्य रूप से अल्जीरिया में पाए जाते हैं इस प्रकार के, जिनको रैग कहते हैं। अल्जीरिया में इनको रैग कहते हैं, तथा लीबिया व मिस्र में शरीर के नाम से जानते हैं। शरीर, मिस्र और लीबिया में रैग मरुस्थल को अपना शरीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो तीसरे प्रकार का मरुस्थल बताया है वो है अपना अर्ग डेजर्ट। अर्ग डेजर्ट ये वो मरुस्थल होते हैं जो असली मरुस्थल होते हैं, जिसमें बिल्कुल बालू मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी से भरा होता है। असली मरुस्थल यही होते हैं, रेतीला मरुस्थल। ये मुख्य रूप से सहारा में पाए जाते हैं, जिनको अर्ग से नाम से जाना जाता है। और तुर्कमेनिस्तान में इनको कूम के नाम से जाना जाता है, कूम। ठीक है, तो इस प्रकार 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, हमादा डेजर्ट, रैग डेजर्ट और अर्ग डेजर्ट। ठीक है, और अलग अलग एरिया में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लोकलिटी के हिसाब से स्थानीय तौर पे इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के डेजर्ट होते हैं, हमादा डेजर्ट रैग डेजर्ट और अर्ग डेजर्ट। ठीक है, आगे देखिए, अब बात आती है पवन के कार्य की। पवन का कार्य, वर्क ऑफ वाइंड
यानी कि पवन का कार्य। पवन का जो कार्य मुख्य रूप से 3 रूपों में घटित होता है। पहला है एरोजन यानी कि अपरदन, दूसरा जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, और तीसरा जो है वो है निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। यानी कि पवन तीनों ही प्रकार के कार्य करती है। पहले चट्टानों का अपरदन करती है, फिर उनका परिवहन करती है, और लास्ट में जब स्पीड कम हो जाती है या कोई बैरियर या कोई बाधा आ जाती है तो उस टाइम वो उन कणों को बिछाना स्टार्ट कर देती है, मिट्टी के जो कण परिवहन करके लाई है। तो इस प्रकार पवन 3 रूपों में अपना कार्य करती है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के रूप में। ठीक है। जो अपना अपरदन का कार्य वो 3 रूपों में घटित होता है। पहला है डिप्लेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवाहन। ठीक है। दूसरा एब्रेजन, अपघर्षण, और तीसरा है एट्रिशन, सन्निकर्षण। तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। एरोजन का मतलब कि जो पवन है वो जिस क्षेत्र में चलती है वहाँ पर अपना जो मिट्टी के कण है शुष्क एरिया में, जैसे कि हमने बात करी, पवन का कार्य मुख्य रूप से शुष्क व अर्ध शुष्क एरिया है जो कि ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में पाया जाता है प्रमुख रूप से। तो उसके अंदर क्या होते हैं, बारिश कम होने की वजह से मिट्टी के जो कण हैं वो आपस में बंधे नहीं होते, ढीले होते हैं, और पवन उनको आसानी से उड़ा करके ले जाती है, उनको अपरदित कर देती है। और कुछ अपक्षय का पहले से रोल होता है, अपक्षय द्वारा तोड़ी हुई चट्टानों को भी ये साथ ले जाती है। तो ये अपरदन की प्रोसेस कहलाती है, 3 रूपों में घटित होती है। पहला है डिप्लेशन, अपवाहन। अपवाहन में क्या होता है, मिट्टी के ढीले कणों को अपना पवन अपने साथ उड़ा उड़ा करके ले जाती है और अपना उनको आगे ले जा करके जमा कर देती है। दूसरा जो रूप है एब्रेशन या अपघर्षण। अपघर्षण में क्या होता है, जो सामग्री मिट्टी उड़ा करके ले आई है या जो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, कंकर पत्थर जो भी है वो जो उड़ा करके ले आई है उनको अपना पवन एक टूल के तौर पे यूज़ करती है, यानी कि औजार के तौर पे उन्हीं से फिर आगे रास्ते में पड़ने वाली चट्टानों पे प्रहार करती है और उनका और ज़्यादा अपरदन करती रहती है। ठीक है। ये प्रोसेस अपघर्षण कहलाती है। और एट्रिशन क्या होता है, सन्निकर्षण। सन्निकर्षण में जो सामग्री या जो टूल या जो औजार या जो डस्ट पार्टिकल पन उड़ा के लेके चलती है वो खुद आपस में टकरा करके बारीक होते चलते हैं। इस प्रोसेस को सन्निकर्षण कहते हैं, इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट परिवहन। परिवहन में क्या होता है कि जो सामग्री अपना पवन लेके चलती है, उसको जो सामग्री पवन ने तैयार करी है तोड़ फोड़ के या उड़ाई है, वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ढोने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको परिवहन कहा जाता है। और लास्ट में जब स्पीड कम हो जाती है पवन की किसी कारणवश या अपना कोई बैरियर या कोई बाधा आ जाती है बीच में, तो वो लास्ट में उस सामग्री को जो उड़ा के ले आई है डस्ट पार्टिकल, मिट्टी के कणों को जमा करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम निक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार 3 रूपों में इरोजन, अपरदन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, और डिपोजिशन, निक्षेपण, इन 3 रूपों में पवन अपना कार्य पूर्ण करती है या कंप्लीट करती है। ठीक है। आगे देखिए, टोपोग्राफिक इफेक्ट ऑफ वाइंड, यानी कि जो हमारी वाइंड है, पवन है, उसका टोपोग्राफिक इफेक्ट क्या है इरोजन में। वाइंड इरोजन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन 3 फॉर्म। जो हमने पहले बात करी उसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि जो इरोजन है, जो अपरदन है, वो 3 रूपों में घटित होता है। जैसे अभी हमने बात करी एब्रेजन और कोरेजन। द वेयरिंग डाउन ऑफ सरफेस बाय ग्राइंडिंग एक्शन एंड सैंड ब्लास्टिंग ऑफ विंड बोर्न पार्टिकल्स। वही बात है जो हमने पहले जिक्र किया है कि एब्रेजन की प्रोसेस इरोजन के दौरान होती है, और इसमें क्या करती है, पवन अपना जो डस्ट पार्टिकल है उनको औजार के तौर पे यूज़ करके चलती है। डेप्लेशन, द लिफ्टिंग और रिमूवल ऑफ लूज एंड फाइन ग्रेन्ड मटेरियल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और शैलो
बेसिन कॉल्ड डिप्लेशन बेसिन, यानी कि जो प्रोसेस पहले बताई गई उन्हीं को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताया गया है कि किस प्रकार पवन अपना लूज पार्टिकल को साथ लेके या उड़ा के चलती है। एट्रिशन इज द ग्राइंडिंग एक्शन while on transit wind borne particle often collide with one another. Such mutual collisions bring about a further grinding of the particle। कि एट्रिशन की प्रोसेस जो भी हमने जिक्र किया कि आपस में टकरा कर के कण बिल्कुल बारीक होते चलते हैं। तो इस प्रकार इरोजन के तीनों रूपों को एक्सप्लेन करके बताया गया है किस प्रकार इरोजन या अपरदन, एब्रेजन और डिप्लेशन और एट्रिशन के रूप में घटित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्टेशन बाय वाइंड, यानी कि जो विंड है, जो हमारी पवन है, उसके अंदर परिवहन की प्रक्रिया तीन रूपों में घटित होती है। पहला है साल्टेशन, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ बाउंसेज। इसमें साल्टेशन में क्या होता है, साल्टेशन में मुख्य रूप से जो कण है, जो कण वो अपना इसमें मुख्य रूप से 0.2 mm व्यास से बड़े आकार वाले जो पदार्थ हैं वो उछल कर, यानी कि खुदक कर वो चलते हैं। और सस्पेंशन पार्टिकल आर लिफ्टेड हाई इनटू एटमॉस्फेयर एंड आर कैरिड ग्रेट डिस्टेंस बिफोर दे सेटल। सस्पेंशन यानी कि निलंबन, इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 0.2 mm से कम व्यास वाले कण जो है पवन के साथ लटक कर चलते हैं, लटक कर यानी कि उछलते हैं, यानी कि हवा के अंदर चलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो प्रोसेस है उसमें बताया रोलिंग और ट्रैक्शन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द ग्राउंड। इसमें पार्टिकल या बड़े पत्थर कर जो 0.2 mm से भी बड़े हैं या और ज़्यादा बड़े थोड़े बहुत, तो वो क्या है, वो लुढ़क कर यानी कि अपना सतह के साथ घर्षण करते हुए चलते हैं, सतह के साथ टकरा करके चलते हैं, उसके साथ साथ रगड़ खा करके चलते हैं। इस प्रकार तीन रूपों में ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया घटित होती है। पहला साल्टेशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा रोलिंग और ट्रैक्शन। ठीक, इस प्रकार ये अपना ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया है जो पवन द्वारा घटित होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसी प्रोसेस को परिवहन की प्रोसेस को अपना डायग्राम या चित्र के रूप में दिखाया है कि देखो साल्टेशन में तो क्या होता है, अपना बड़े आकार के जो है पत्थर कंकर वो हवा में लुढ़कते हुए चलते हैं, और अपना ये साल्टेशन की प्रोसेस है। और सस्पेंशन में और ज़्यादा ऊपर हवा में उड़ के चलते हैं, और ट्रैक्शन जो है करीब है वो बिल्कुल रगड़ खा करके ये नीचे वाले जो धरातल पे बिल्कुल लुढ़ कर चल रहे हैं, ये तो जो है वो करीब कह सकते हैं इनको, सरफेस करीब, यानी कि पृष्ठीय सर्पण के रूप में चलते हैं या ट्रैक्शन या रोलिंग के रूप में चलते हैं। और इसे ऊपर है जो है साल्टेशन और उससे ऊपर सस्पेंशन, ये तीन रूपों में ही अपना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो घटित होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है डिपोजिशन बाय विंड, यानी कि पवन का निक्षेपण का कार्य। पवन जो है वो मुख्य रूप से अपना निक्षेपण का कार्य करती है। कैसे करती है, जब पवन की जो गति है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि रिड्यूसिंग इन वेलोसिटी एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू वाइंड, कोई भी बाधा आने की वजह से इंक्रीज्ड लोड, यानी कि जब एक तो पहली बात ये कि पवन की गति में कमी आ जाए या कोई रास्ते में बाधा आ जाए, और या फिर लोड की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, ये सभी कारणों की वजह से पवन क्या करती है, जो सामग्री सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म एरिया से परिवहन करके लाती है उसको वो धीरे धीरे क्या करना, जमा करना स्टार्ट कर देती है। और यही प्रोसेस या प्रक्रिया
पवन की निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार पवन का निक्षेपण करती है। पवन का जो कार्य है वो मुख्य रूप से अपना सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म एरिया में पाया जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म एरिया के अंदर जो मिट्टी के कण हैं वो बिना बारिश के कण ढीले होते हैं, लूज होते हैं, और उनको पवन आसानी से उड़ा ली जाती है और उनको अपर्दित करके और कुछ पहले से जो चट्टान टूटी होती है पक्ष से उनको डिप्लेशन, एब्रेजन और एट्रिशन के रूप में अपर्दित करती है और फिर उनको परिवहन करती है। और लास्ट में जब स्पीड मंद पड़ जाती है या कोई बाधा आ जाती है रास्ते में, या सामग्री की मात्रा जो पवन ढोती है परिवहन करती है उसकी यदि ज़्यादा हो जाती है तो पवन उनको फिर लास्ट में जा करके अपना धीरे धीरे करके निक्षेपित करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार पवन अपना निक्षेपण का कार्य अपना पूर्ण करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फैक्टर कंट्रोलिंग वाइंड इरोजन, यानी कि जो अपना पवन का पहला कार्य इरोजन यानी कि जो अपर्दन है उसको कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। वो कौन से, यानी कि इन फैक्टरों की वजह से, इन कारकों की वजह से जो है पवन का अपर्दन का कार्य वो प्रभावित होता है। कुछ कारकों की वजह से कम होता है और कुछ की वजह से ज़्यादा होता है। देखिए, पहला है अपना वाइंड वेलोसिटी या विंड वेलोसिटी, यानी कि पवन का वेग। पवन का वेग कम और ज़्यादा होने से जो अपर्दन की प्रक्रिया है वो नियंत्रित होती है। कैसे होती है, अब समझिए कि पवन का वेग जितना ज़्यादा होगा तो अपर्दन उतना ज़्यादा होगा, और यदि पवन का वेग कम है तो अपर्दन कम होगा। क्योंकि जैसा हम देखते हैं सूक्ष्म एरिया में या टिब्बों के अंदर या जो बालू का टिब्बे पाए जाते हैं, बालू रेत के रेतीला क्षेत्र में या राजस्थान में या थार मरुस्थल में या कोई भी मरुस्थल में तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यदि पवन धीरे चल रही तो मिट्टी कम उड़ रही है, और ज़्यादा तेज चलती है, कोई आंधी तूफान आता है तो उसमें मिट्टी बहुत भारी मात्रा में उड़ के पवन के साथ चली जाती है या पवन मिट्टी को उड़ा ले जाती है। तो इस बात से हम क्या समझते हैं कि पवन की जो स्पीड है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी मात्रा में ज़्यादा क्या होगा, अपर्दन होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, रॉक स्ट्रक्चर यानी कि चट्टान की संरचना। चट्टान की संरचना से यहाँ अभिप्राय ये है कि चट्टान हार्ड है या सॉफ्ट है। तो हम समझते हैं कि चट्टान मान लीजिए दो प्रकार की हो सकती है स्ट्रक्चर हिसाब से, हार्ड और सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट चट्टान है, जो सॉफ्ट है यानी कि जो कोमल है, नरम है, उसका अपर्दन ज़्यादा होगा क्योंकि वो लूज होती है उसके पार्टिकल और वो आसानी से अपर्दित हो जाती है। और जो हार्ड चट्टान होगी, कठोर होगी, मजबूत होगी, उसका अपर्दन कम करेगी पवन। तो सिंपल सी बात ये है कि रॉक जो स्ट्रक्चर है, जो चट्टानी संरचना है, उसके अंदर कोमल चट्टानों और नरम चट्टानों का अपर्दन तेजी से और ज़्यादा होता है पवन द्वारा, और अपना जो हार्ड और कठोर चट्टान है उसका अपर्दन पवन द्वारा कम से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइज एंड हाइट ऑफ डस्ट पार्टिकल। ये जो इरोजन है वो साइज और हाइट ऑफ डस्ट पार्टिकल से भी नियंत्रित होता है। कैसे, जितना बड़ा साइज या जितना छोटा साइज और हाइट कम होगी तो अपना उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, अपर्दन की प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। ठीक है, और जितना बड़ा साइज और हाइट की, ये पार्टिकलों की बात है, जो डस्ट पार्टिकल या जो बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उनकी हाइट और उनके साइज़ की बात है। तो ये जितना बड़ा साइज और जितनी हाइट ज़्यादा होगी ना उतना अपर्दन कम होगा, क्योंकि साइज बड़ा होने के से पार्टिकल को पवन ज़्यादा धकेल नहीं पाएगी, थोड़ी दूर तक ही धकेल पाएगी। तो इस प्रकार पवन का जो प्रभावी कार्य है वो 5-6 फीट तक रहता है, इससे ऊपर कम इफेक्टिव हो जाता है पवन का कार्य। और जितना बड़ा साइज होगा उतना अपर्दन कम होगा, और हाइट यानी कि पवन की हाइट का जो कार्य क्षेत्र
क्षेत्र के अंदर पवन कितनी हाइट तक, लगभग 5-6 फीट तक अपना कार्य प्रभावी रूप से करती है। इससे ऊपर प्रभाव कम हो जाता है पवन का। तो साइज पर निर्भर करता है, पार्टिकल के साइज छोटा होने से अपना पवन का अपरदन कार्य अच्छे से होगा, और बड़ा साइज के पत्थर कंकर होंगे या पार्टिकल होंगे तो उनके ऊपर पवन अच्छे से अपना कार्य अपरदन का नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि जलवायु। जलवायु में क्या होता है कि जो पवन है हमारी, पवन मुख्य रूप से, जैसे हमने बात करी अभी कि जो पवन का कार्य है वो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है। तो वैसे तो जलवायु सीधा तौर पे तो नहीं प्रभावित है, लेकिन फिर भी जलवायु का जो अपक्षय पर प्रभाव पड़ता है ना, उसकी वजह से अपक्षय से प्रभावित क्षेत्रों में पवन का अपरदन का कार्य और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है जहाँ जो भी क्षेत्र है उसके अंदर अपक्षय क्लाइमेट से प्रभावित होगा, और क्लाइमेट अपक्षय की वजह से चट्टान तोड़ी फोड़ी जाएगी और वो प्लेटफॉर्म तैयार कर देगी पवन के अपरदन कार्य करने के लिए, ठीक है। ये बात है। इस प्रकार जलवायु के प्रभाव से जो हमारा विंड का इरोजन है, जो अपना पवन का अपरदन का कार्य है, वो प्रभावित होगा या नियंत्रित होगा। तो इस प्रकार ये वाइंड वेलोसिटी, रॉक स्ट्रक्चर, साइज एंड हाइट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड क्लाइमेट, यानी कि विंड वेलोसिटी पवन का वेग, रॉक स्ट्रक्चर अपना चट्टान की संरचना या सेल संरचना, साइज एंड हाइट ऑफ डस्ट पार्टिकल और अपना डस्ट पार्टिकल मिट्टी के कणों का आकार और उनकी हाइट, और क्लाइमेट यानी कि जलवायु। इन सभी कारणों की वजह से या इन कारकों की वजह से जो पवन का विंड इरोजन है या जो पवन का अपरदन कार्य है वो काफ़ी अधिक नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से पवन के प्रमुख अपना पॉइंटों पे चर्चा करी। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इन सब बातों को। सबसे पहले तो हम ये जो चैप्टर उसका बताते हैं, कौन सा चैप्टर ये, पवन का कार्य एवं वातज स्थलाकृति, यानी कि पवन का क्या कार्य है और पवन कौन सी प्रकार की स्थलाकृति बनाती है। पवन की परिभाषा दी गई है कि भूपृष्ठ पर क्षैतिज दिशा में बहती हुई वायु राशि को पवन कहते हैं, और पवन का कार्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, और इससे बनी हुई स्थलाकृति को वातज स्थलाकृति या एओलाइन टोपोग्राफी कहा जाता है। ये वर्ल्ड का मैप है जो कि डेजर्ट को शो किया, यानी कि वर्ल्ड का डेजर्ट मैप, विश्व के प्रमुख मरुस्थल दिखाए गए हैं, और इसमें टाइप्स बताए गए हैं कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से अपना प्रकार पाए जाते हैं। 3 प्रकार किस चीज़ के, ये डेजर्ट के, कि अमाता डेजर्ट है, रेग डेजर्ट है और अर्ग डेजर्ट है, ठीक है। और पवन का जो कार्य वो 3 रूपों में सम्मिलित घटित होता है, इरोजन के रूप में यानी कि अपरदन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, और डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण, ठीक है। फिर वही चीज़ों को, इरोजन को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन को बताया गया है और चित्र के रूप में बताया ट्रांसपोर्टेशन, और डिपोजिशन को बताया गया है फैक्टर कंट्रोलिंग विंड इरोजन, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विंड इरोजन को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से प्रमुख पॉइंटों के बारे में हमने चर्चा करी कि पवन का जो कार्य है वो किन किन रूपों में घटित होता है, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का।